आज डेट है 20 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तवांग मोनेस्ट्री को लेकर के। तो तवांग मोनेस्ट्री हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। हमारे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है तवांग मोनेस्ट्री और पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री के रूप में आती है तवांग मोनेस्ट्री। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री कौन सी है। तो तिब्बत में जो लासा जगह है वहां पर है पोटाला प्लेस, वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तवांग मोनेस्ट्री में एक फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है और फेस्टिवल का नेम है तोरगिया। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट को अगर हम डिस्कस करें तो तवांग मोनेस्ट्री जो है वो महायान बुद्धिज्म की एक स्कूल है, गेलुग स्कूल, इससे रिलेटेड है तवांग मोनेस्ट्री। अब ये तवांग मोनेस्ट्री जो है वो न्यूज़ में क्यों बनी हुई थी, तो हमने देखा कि कुछ टाइम पहले चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग एरिया का जो है वो रीनेमिंग किया था। तो उसी को लेकर के तवांग मोनेस्ट्री ने अपना जो डिसकंटेंट है उसको एक्सप्रेस किया है। इसकी वजह से तवांग मोनेस्ट्री जो है वो न्यूज़ में बनी हुई थी। तो तवांग मोनेस्ट्री की लोकेशन, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है जिसको OMSS के नाम से हम जानते हैं, उसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो अपने स्ट्रिक्ट किए हैं। अब बहुत सारे स्टेट जो हैं वो अपने अपने लेवल पर वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फ्री ग्रेन अवेलेबल करवाने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम प्रोवाइड करवा रखी है वहाँ के लोगों के लिए जो BPL अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। इसी तरीके की स्कीम जो है वो कर्नाटका में जो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम इस बात को लेकर के रखा था कि जो BPL से बिलोंग करते हैं जो फैमिली, उनको 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम राइस की अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलेगी अन्न भाग्य स्कीम के अंडर। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट किए तो इसकी वजह से जो बिडर है जो ओपन मार्केट सेल स्कीम में राइस और वीट को खरीद सकता था पहले ज़्यादा क्वांटिटी में, वो क्वांटिटी जो है वो कम कर दी है अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसकी वजह से कर्नाटका अदर स्टेट जो हैं वो इसको लेकर के प्रोटेस्ट उन्होंने किया। तो पंजाब जो है उन्होंने बोला है कि हम आपको फ्री राइस स्कीम जो आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो आप लोगों को, अपने यहाँ की पॉपुलेशन को, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए पंजाब जो है वो कर्नाटका को राइस की अवेलेबिलिटी करवाएगा। तो ये ओपन मार्केट सेल स्कीम क्या होती है इसके बारे में और कौन इसको रेगुलेट करता है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हम ओपन मार्केट सेल स्कीम, ओके, OMSS। इसमें क्या होता है, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो ओपनली ईयरली बेसिस पर वीट और राइस की क्या करता है, बिडिंग करता है। इनके जो प्राइस हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि ओपनली जब कोई बिडिंग के लिए आता है तो उस टाइम इसको डिसाइड किया जाता है। पहले इनके जो प्राइस हैं वो डिसाइड होते हैं और इसके बेसिस पर जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन होता है या एक्स्ट्रा सरप्लस अवेलेबिलिटी होती है FCI के पास में वीट और राइस की, उनको इस तरीके से ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू जो है वो बेचा जाता है ताकि नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए अवेलेबिलिटी स्पेस जो है वो अवेलेबल हो सके। तो ये जो प्रोसीजर है इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए हैं कि पहले मान लो एक गवर्नमेंट जो है वो 3000 टन तक जो है वो ग्रेन्स खरीद सकती थी, लेकिन अब इसको जो है वो काफी कम लेवल तक कर दिया है। ओके, मतलब एक बिडर जो है वो पहले ज्यादा लेवल पर ग्रेन्स खरीद सकता था इस ओपन मार्केट सेल स्कीम में, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता है। ओके, तो ये हमने बोला कि वीट और राइस के जो प्राइस हैं वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, मतलब पहले से इनको क्या कर लिया जाता है, इनको डिसाइड कर लिया जाता है। तो एवरी ईयर जो DFPD
DFPD क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है वो एवरी ईयर इस स्कीम के लिए व्हीट और राइस के जो प्राइस है वो डिसाइड करता है। अब ये FCI क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? इसके बारे में अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और हमारे इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मैनेज करने का काम करता है FCI। 1965 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को 1964 का जो एक्ट है उसके अंडर एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारी कंट्री में PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, इसके अंडर जो फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी FCI करवाता है। ये बेसिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये हमने बात कर ली ओपन मार्केट सेल स्कीम को लेकर के। अगर हम बात करें क्लियरली प्रीलिम्स में, UPSC प्रीलिम्स में ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसको लेकर के ये टर्म दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि राइस और व्हीट की जो ओपन मार्केट सेल की जाती है FCI के द्वारा, उससे रिलेटेड है ये स्कीम। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है वो रिलेटेड है, यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें, हाँ देखो, कुछ टाइम पहले जो मणिपुर हाई कोर्ट है उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि मैतेई कम्युनिटी जो 2013 से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करती है कि उनको ST लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, इसको लेकर के जो वहाँ की मतलब मणिपुर की जो गवर्नमेंट है वो इसको लेकर के एक तरीके से अपनी तरफ से फोकस नहीं कर रही थी। तो हाई कोर्ट ने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसमें सपोर्ट करे और ST कम्युनिटी में ST लिस्ट में इंक्लूड करने में मैतेई कम्युनिटी का साथ दे। अभी मैतेई कम्युनिटी जो है उन्होंने इसके लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली है, मतलब जो ऑर्डर पास किया उसको लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑर्डर में ये बात बोली थी कि किसी भी कम्युनिटी का एक्सक्लूजन या इंक्लूजन, इसको लेकर के पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो है उनके पास में प्रीरोगेटिव पावर होती है। तो इसको लेकर के डायरेक्शन जो देने की कोशिश की गई है, मतलब इसमें जो डायरेक्शन है वो कंपलसरी नहीं होती है और इसमें प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर काम करती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डाली है कि जुडिशरी जो है वो इसमें कुछ चेंज करे उस ऑर्डर को लेकर के। देखो, यहाँ पर ये भी डिमांड की जा रही है कि जो मणिपुर स्टेट है वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो एप्लीकेबल कर दिया जाए। प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब कब एप्लीकेबल हो सकता है? स्टेट मशीनरी जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो स्टेट को संभालने में जब एक तरीके से कैपेबल ना हो, या फिर वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसका एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ना मिल पा रहा हो, या फिर कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसमें अपनी मेजोरिटी प्रूव ना कर पाई हो गवर्नमेंट। तो इन सब बेसिस पॉइंट जो हैं, इनके बेसिस पर जो गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लेकर के बोलता है कि यहाँ पर स्टेट मशीनरी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इसको लेकर के सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट रूल जब इम्प्लीमेंट होता है, जब प्रेसिडेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री मोड में होते हैं, उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट रूल का एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर जो है वो चली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जो है उसको रेगुलेट करता है, और एक तरीके से सेंट्रल की तरफ से गवर्नर जो है वो यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। गवर्नर जो है सारी जो भी प्रोसीजर होता है उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक फैक्ट है उनको हमने डिस्कस किया। हमने देखा कि मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी जो है उनके ऊपर भी, उनके बीच में भी क्लैश देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ST को लेकर के यहाँ पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया तो इसको लेकर के कुकी कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि अगर उनको ST में इंक्लूड कर दिया गया तो बहुत सारे रिसोर्सेज जो है उनके ऊपर और मोर पावरफुल बन जाएंगे मैतेई कम्युनिटी। हालांकि मैतेई कम्युनिटी का ये बोलना है कि पहले हमारा पार्टिसिपेशन टोटल यहाँ की पॉपुलेशन में 54% था, लेकिन अब वो डिक्लाइन होकर 49% तक हो गया है। मतलब टाइम के साथ में हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो उसको बनाए रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो दिए जाने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। कल हमने डिस्कस किया कि श्रीलंका में हमारे इंडिया की कुछ ड्रग्स को यूज़ किया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 लोगों की डेथ हो गई, और ये इसमें एनेस्थेटिक जो ड्रग है उसको यूज़ करने से प्रोसीजर जो है वो देखने को मिला।
सेम इसी तरीके की प्रॉब्लम अगर हम डिस्कस करें तो गाम्बिया में जो कफ सिरप है उसको यूज़ किया गया तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी, किडनी फेलियर वहाँ पर देखने को मिला था। इसी तरीके की और भी अटलांटा बेस्ड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने देखा कि जो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर देखिए कि ये जो यूएस में या ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है कि ये जो ड्रग जो यूज़ की गई ना, इसमें ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया जो है वो अवेलेबल था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा 2022 दिसंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में भी इशू देखने को मिला और वहाँ के जो हमारी कफ सिरप थे उनमें वो ड्रग्स जो हैं वो अवेलेबल हुए जिनको एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ड्रग्स मिले हैं, कंटेमिनेटेड ड्रग्स, जिसमें अवेलेबिलिटी थी किसकी, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल। कंटेमिनेटेड ड्रग्स हैव लेड टू एटलीस्ट 5 इंसिडेंट ऑफ पॉइजनिंग इन चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम एंड जम्मू 1972 से 2020। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ से ड्रग्स जो बाहर जा रही है वहाँ पर ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हमारे इंडिया में इंटरनल लेवल पर भी ये इशू जो है वो देखने को मिल रहा है। तो राइटर ने यहाँ पर बिल्कुल फोकस किया है कि हमारे इंडिया को अपने लेवल पर, कल भी हमने देखा था कि एक्सपोर्ट हम किस तरीके की ड्रग्स कर रहे हैं, उन ड्रग्स को रेगुलेटर जो है एजेंसी है उनको स्ट्रिक्ट लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट करने होंगे, तभी जाकर के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो जो रिफ्यूजीज हैं उनको लेकर के देखो 20 जून जो है वो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में एक तरीके से मनाया जाता है, ताकि रिफ्यूजी जो प्रेजेंट टाइम में एक बहुत बड़ा इशू है अलग अलग कंट्री के लिए, इसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके। राइटर जो है वो UNHCR जो है उसके इज चीफ ऑफ मिशन UNHCR इंडिया एंड द मालदीव, मतलब यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका इंडिया और मालदीव में रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन्होंने यहाँ पर इंडिया के लेकर के, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव किए उसको लेकर के उन्होंने बात रखा है। राइटर ने बिल्कुल फोकस किया है कि हमें रिफ्यूजीज को सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक कैंप अवेलेबल करवा दिया, बहुत बेसिक जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल करवा दिए और उनको हमने सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर इंडिया को लेकर के उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें रखी हैं कि हमारे इंडिया जो है, जो भी रिफ्यूजीज, जैसे कि अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में रहे, जब तालिबान ने वहाँ पर कैप्चर किया तो हमारे इंडिया ने उनको एजुकेशन प्रोवाइड की। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, हालांकि नेम चेंज किया है अफगान रिफ्यूजी का, उन्होंने बताया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से उन्होंने अपनी एजुकेशन की और प्रेजेंट टाइम में जो रिफ्यूजी हैं, जो लोकल चिल्ड्रन हैं, उनको एक तरीके से वो क्या करते हैं, टीचिंग करवाते हैं, मतलब स्किल डेवलप की। इससे क्या होगा कि जो रिफ्यूजीज हैं वो आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट नहीं होंगे, बल्कि आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके हेल्प करेंगी। दूसरे यहाँ पर और भी अदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि तस्लीमा जो एक स्टेट लेस पर्सन है और ट्वाइस डिस्प्लेड रोहिंग्या वीमेन इन इंडिया, उन्होंने अपने ड्रीम को कंप्लीट किया, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और आज वो अपनी कम्युनिटी की जो गर्ल्स हैं उनके लिए एक रोल मॉडल है। सेम इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो आयशा एक अफगानी रिफ्यूजी हैं और उन्होंने, उनका कैरियर था कि वो एक आर्टिस्ट डिजाइनर बने और इसको लेकर के उन्होंने स्विम सूट जो है, स्विम वियर जो है वो प्रिपेयर किया है, ऑनलाइन जो है प्रेजेंट टाइम में उसका वो सेल कर रही हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि अगर स्किल दी जाए तो कोई भी पर्सन, चाहे वो रिफ्यूजी हो चाहे किसी कंट्री के सिटीजन हो, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए कि जो भी रिफ्यूजीज हैं, जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, साथ ही साथ में अफगानिस्तान में वहाँ पर तालिबान ने कैप्चर किया, वहाँ पर म्यांमार में जब से वहाँ की 2021 से उनकी आर्मी ने दोबारा से पावर कैप्चर की है। साथ ही साथ में अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बात करें तो सूडान में इशू जो देखने को मिला है, तो इसकी वजह से रिफ्यूजीज की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 2,50,000 जो फोर्सिबली डिस्प्लेस पर्सन जो है वो इंडिया में है और इसमें 50% जो है टोटल पॉपुलेशन जो रिफ्यूजी हमारे इंडिया में है उसमें वीमेन और चिल्ड्रन जो है वो आधी पॉपुलेशन है। तो हमें इनके स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनके ऊपर फोकस करना चाहिए जैसे इंडिया ने किया है, और फिर उन रिफ्यूजीज को भी हम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो सोसाइटी में अवेलेबल करवा सकते हैं, जिसके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होगा सोसाइटी के ऊपर और वो अपने
जो भी अपनी बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। नहीं आप सिर्फ उनको ना तो एजुकेशन प्रोवाइड करो ना आप उनको कोई वर्क प्रोवाइड करो, वो आपके ऊपर रिसोर्सेज के ऊपर एज ए बर्डन जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। तो क्यों ना उनको सोसाइटी का पार्ट मान करके वो सारी बेसिक अब चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल करवाई जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो न्यूज़ पेज पर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अब यूएस की विजिट पर, कल है 21 जून, तो यूएन हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल योगा डे को, और इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है उनको लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया जो है वो अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास में है। इंडिया चाहता है कि G20 में अफ्रीकन यूनियन जो है उसका भी इंक्लूजन देखने को मिले, साउथ जो पार्ट है उसका अपलिफ्टमेंट पावरफुल उस एरिया को क्रिएट किया जाए, इसके ऊपर यहाँ कर लेकर के डिस्कशन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो इंडिया जो है वो कंबोडिया के साथ में, यहाँ देखिए वियतनाम के जो डिफेंस मिनिस्टर है उसके साथ में हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने डिस्कशन किया, और हमारे इंडिया ने इंडिजिनस बिल्ड इन सर्विस मिसाइल जो है INS कृपाण उसको वियतनाम को सौंपा है, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो और बेहतरीन हो सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। देखो गीता प्रेस जो है उसको गांधी पीस प्राइज 2021 के लिए दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2021 वाले जो ईयर है उसके लिए गीता प्रेस को दिया गया है। गीता प्रेस 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी, और अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को पब्लिश करने वाली लार्जेस्ट पब्लिशर है गीता प्रेस। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 1923 मतलब 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी ये गांधी पीस प्राइज जो है उनको दिया गया है, और गांधी पीस प्राइज को लेकर के जो गीता प्रेस है उन्होंने बोला है कि जो भी आप हमें मनी दे रहे हो इसमें 1 करोड़ रुपए जो है वो कैश प्राइज दिया जाता है। तो उन्होंने बोला है कि गीता प्रेस का हमेशा से मोटिव रहा है कि हम डोनेशन जो है वो किसी से नहीं लेते हैं, तो ये जो प्राइस जो कैश जो आप दे रहे हो वो हम नहीं लेंगे, आप जो हमें मोमेंटो दोगे वो सब हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये जो मनी है वो नहीं लेंगे। ओके, अब ये गांधी पीस प्राइज क्या है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1995 में गांधी पीस प्राइज जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था, जब महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसकी 125th एनिवर्सरी थी। ओके, और एक तरीके से इसमें मेन टारगेट ये रखा गया कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे किसके थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू। मतलब गांधी जी के जो मेन आइडियाज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर काम कर रहा है तो उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ओके, तो 2021 के लिए अवार्ड दिया गया गीता प्रेस को। 2020 और 2019 जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2020 के लिए ये अवार्ड दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन है, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। और 2019 में ये प्राइज दिया गया था ओमान के जो लेट सुल्तान है काबूस बिन सईद अल सईद, उनको ये दिया गया था। ये बेसिक बात आपको इसलिए पता होनी चाहिए कि गांधी पीस प्राइज जो है वो सिर्फ हमारे इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है, ये ओपन है ऑल पर्सन्स के लिए, जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है नेशनलिटी को लेकर के, क्रीड को लेकर के, रेस को लेकर के और सेक्स को लेकर के। मतलब ओपनली है, किसी को भी ये प्राइज जो है वो दिया जा सकता है। इंडिविजुअल लेवल पर दिया जा सकता है, एसोसिएशन लेवल पर दिया जा सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर दिया जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर दिया जा सकता है। ओके, तो ये गांधी पीस प्राइज जो है उसके बारे में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस करी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो लद्दाख जो है लद्दाख लीडर्स मीट यूनियन मिनिस्टर, वो डिमांड की है स्टेटहुड को लेकर के। देखो 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाई गई। तो लद्दाख जो 370 आर्टिकल था जो स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको रिमूव कर दिया गया। तो लद्दाख जो है वहाँ पर उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी नहीं बनाई गई, मतलब विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी बनाया गया लद्दाख को। तो लद्दाख के जो लोग हैं उनको ये लगा कि जब ओपनली कर दिया गया है तो लोग यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं उनको, यहाँ के जो लैंड एरिया है उनको आकर के कैप्चर कर लेंगे और उनके जो भी राइट्स हैं उनको छीन लिया जाएगा। इसलिए यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं या तो हमें कंप्लीट स्टेटहुड दो या फिर आप
आप क्या करो, हमें लेजिस्लेटिव असेंबली दो यूटी के साथ में, और साथ ही साथ में हमें जो शेड्यूल 6 है उसमें इंसर्ट करो। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका ये मानना है, उन्होंने ये बोला है कि देखो जो शेड्यूल 6 है उस वो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट के लिए, क्योंकि हम देखते हैं उसमें 4 स्टेट हैं, अमितमी इसका एक वो ट्रिक है, और इसके अलावा एटीएम मनी जो है वो भी इसका ट्रिक है। तो 4 स्टेट कौन कौन से हैं शेड्यूल 6 में, आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको शेड्यूल 5 में हम इंसर्ट कर देते हैं, लेकिन शेड्यूल 6 में जो भी एरिया इंक्लूडेड है उनको एक्स्ट्रा ऑटोनॉमी जो है वो मिलती है, इसलिए लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है कि आप हमें जो है वो शेड्यूल 6 में इंसर्ट करो। ओके, तो ये लद्दाख की डिमांड है। और शेड्यूल 6 के बारे में हमने बेसिक फैक्ट डिस्कस किए। रो जो है उसके नेक्स्ट चीफ बनाए गए हैं रवि सिन्हा। तो रो क्या है इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में 2 इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके, एक है आईबी और एक है रो। आईबी जो है पहले इंटेलिजेंस का काम चाहे इंटरनल लेवल पर हो चाहे एक्सटर्नल लेवल पर हो, दोनों काम जो है वो आईबी करता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो। लेकिन जब 1962 में इंडिया चाइना वॉर, 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर देखने को मिला, तो उसके बाद में रो जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अवेलेबल करवाने के लिए। ओके, तो इसके बेसिस पर 1968 में जो रो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियाज फर्स्ट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रूप में। इससे पहले रो जो आईबी जो है वो ही ये सारे काम करता था। आईबी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और रो का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।